चलिए भाई, इश्यू ऑफ डिबेंचर शुरू करने जा रहे हैं हम। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट issued by the company acknowledging a debt। तो एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनी पैसा ले रही है, उसको इशू कर रही है। इट इज अ काइंड ऑफ लोन। जैसे शेयर्स में होता है कि एंटायर कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में हम ब्रेक कर देते हैं, कॉल्ड अ शेयर, और फिर उसको इशू करते हैं। ऐसे ही अगर हमें बहुत बड़े लोन की अमाउंट चाहिए तो हम बैंक से ना लेकर पब्लिक से अगर लेना चाहें तो उस बहुत बड़े लोन के अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसको बोलते हैं डिबेंचर। डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। तो जो पब्लिक हमें हमारे डिबेंचर लेगी वो एक तरह से हमें लोन दे रही है। और अगर हम किसी कंपनी का शेयर ले रहे हैं तो हम उस कंपनी के मेंबर बन रहे हैं, और डिबेंचर ले रहे हैं तो यानी कि हम उस कंपनी को लोन दे रहे हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है ये। जो शेयर होल्डर होगा, प्रॉफिट होगा तो उसे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और डिविडेंड मिलेगा उसे, शेयर होल्डर को। और डिबेंचर होल्डर जो होगा उसे इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। क्लियर है? इसके बाद डिबेंचर और शेयर में क्या फ़र्क है? तो ओनरशिप, डिबेंचर जो है एक डेप्ट होता है, और डिबेंचर एक लेंडर है जो कि कंपनी को लोन दे रहा है। शेयर तो कैपिटल का पार्ट होती है, और शेयर होल्डर एक तरह से ओनर है। रिटर्न, डिबेंचर होल्डर पे रिटर्न इंटरेस्ट की फॉर्म में जाती है, और शेयर होल्डर को जो रिटर्न है वो डिविडेंड की फॉर्म में जाती है। रिपेमेंट, डिबेंचर एक स्पेसिफाइड पे के बाद, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद रिपे करना होता है उनका अमाउंट। दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 10 ईयर्स के डिबेंचर हैं तो आफ्टर 10 ईयर उन डिबेंचर्स का अमाउंट हमें रिफंड करना होगा। शेयर्स अगर प्रेफरेंस हैं तो वो रिडीमेबल होते हैं, ऑन ड्यू डेट उनको पैसा वापस देना होता है। लेकिन अगर इक्विटी हैं तो रिपेबल नहीं होते हैं। इशू एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, लेकिन शेयर्स को सिर्फ पार और प्रीमियम पे ही इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। सिक्योरिटी, डिबेंचर जो हैं वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब डिबेंचर के अगेंस्ट में कोई चीज़ गिरवी हो सकती है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, तो डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, और मे नोट भी, वो भी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर में। शेयर्स तो सिक्योर्ड नहीं होते हैं। डिबेंचर्स कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं, तो डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवाया जा सकता है अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं तो। लेकिन शेयर्स तो पहले से ही शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूँ, तो उनको आप किस में कन्वर्ट करवाओगे? वोटिंग राइट की बात करें तो डिबेंचर होल्डर के पास नहीं होता है, और इक्विटी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट हर मैटर में होता है। प्रेफरेंस शेयर वालों के पास कुछ मैटर्स में होता है सिर्फ। रिस्क, डिबेंचर जो हैं लेस रिस्की हैं एज कंपेयर टू शेयर्स, क्योंकि कंपनी को लॉस भी होगा तो भी उन्हें तो इंटरेस्ट पे होगा ही होगा डिबेंचर होल्डर को। शेयर होल्डर्स थोड़ा ज़्यादा रिस्की, शेयर्स ज़्यादा रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू डिबेंचर्स। प्रायोरिटी एज टू रिपेमेंट, अगर कंपनी बंद होती है तो पहले डिबेंचर होल्डर का अमाउंट वापस किया जाएगा, उसके बाद शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में क्या फ़र्क है? शेयर होल्डर ओनर है, डिबेंचर होल्डर लेंडर है। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर के पास राइट है, कंट्रोल कर सकता है कंपनी की वर्किंग, उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में अपना व्यू दे सकता है, अपना वोट दे सकता है। डिबेंचर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। शेयर होल्डर ज़्यादा रिस्क होता है शेयर होल्डर्स को, और डिबेंचर होल्डर को रिलेटिवली लेस रिस्क होता है।
चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कितने टाइप के डिबेंचर्स होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के होते हैं, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके अगेंस्ट में कोई चीज जो है गिरवी होती है कंपनी की। तो सिक्योर डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड बाय ईदर अ फिक्स चार्ज और अ फ्लोटिंग चार्ज। जिन डिबेंचर पे या तो फिक्स चार्ज होता है या तो फ्लोटिंग चार्ज। अब फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे डिबेंचर्स के अगेंस्ट में हमने बिल्डिंग गिरवी रख दी, दैट इज कॉल्ड फिक्स चार्ज। और कोई पर्टिकुलर चीज गिरवी नहीं रखी है, एज अ होल ही हमने पूरा बिजनेस गिरवी रखा है, मतलब सारी एसेट्स ही एज अ होल गिरवी हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। कोई पर्टिकुलर एसेट को हमने फिक्स नहीं किया है। तो सिक्योर डिबेंचर वो होते हैं जिनके अगेंस्ट में कंपनी कोई सिक्योरिटी जो है रखती है। और अनसिक्योर डिबेंचर्स जो कि जिनके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, कोई भी एसेट्स कंपनी की अगेंस्ट में प्लेज नहीं है। प्लेज मतलब गिरवी। तो ये लिखा हुआ है देखिए, अ चार्ज इज अ फ्लोटिंग व्हेन नो स्पेसिफिक एसेट बट ऑल एसेट अदर देन दोज चार्ज बाय फिक्स चार्ज आर चार्ज एज सिक्योरिटी। अब रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो अब इशू नहीं होते हैं, पहले होते थे, और वो जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी उनका अमाउंट रिफंड किया जाएगा। लेकिन रिडीमेबल डिबेंचर का स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उनका अमाउंट रिफंड करना होता है। रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड मतलब वो डिबेंचर्स जिनका डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में होता है। तो उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह पे होता है वो उसी डिबेंचर होल्डर को पे होगा जिसका नाम रजिस्टर में है कंपनी के। अगर वो अपने डिबेंचर ट्रांसफ़र करता है तो उसको ट्रांसफ़र डीड बनानी पड़ेगी, और जिस पर्सन ने डिबेंचर खरीदे हैं उसको अपना नाम रजिस्टर में कंपनी के लाना पड़ेगा। उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। और बियरर डिबेंचर्स होते हैं जिसमें कंपनी कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रही है कि कौन डिबेंचर्स का ओनर कौन है, कौन डिबेंचर होल्डर है। जिसके पास भी डिबेंचर्स होंगे उसी को इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। कंपनी के पास रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कोई अगर डिबेंचर एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेचता है तो कोई जो है उसको ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं बेयरर डिबेंचर्स। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर होते हैं। फर्स्ट डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो उनका अमाउंट पहले वापस किया जाएगा, उनको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डिबेंचर्स। और अगर सेकंड डिबेंचर्स की बात करूं तो उनका अमाउंट बाद में रिफंड किया जाएगा। फिर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कूपन रेट, कूपन रेट के व्यू पॉइंट से बात करें तो स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स एंड जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, ये स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर हैं जिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स जो होते हैं, जिनको कि बॉन्ड्स भी हम बोलते हैं, उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। कंपनी उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं देती। कंपनी उनको हैवी डिस्काउंट पे इशू करती है। जैसे मान लो 500 का बॉन्ड है, जनरली इसको बॉन्ड बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। जैसे 500 का है, 100 में इशू कर दिया, कंपनी ने 100 में इशू कर दिया और बोला कि ये है 500 का, और 10 साल बाद जब रिडम्पशन होगा तो हम 500 देंगे। तो 500 की चीज़ 100 में दे दी, तो 400 का जो डिस्काउंट है वो इंटरेस्ट को कंपनसेट करने के लिए दिया है। तो हैवी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं टू कंपनसेट फॉर द
इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं दिया जाता उन पे, बस मैच्योरिटी पे ज़्यादा अमाउंट एक बार दे दिया तो वही इंटरेस्ट के लिए हो गया। फिर कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। उनको हम ऑप्शन देते हैं कि वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। पार्टली कन्वर्टिबल भी होते हैं, फुली कन्वर्टिबल भी। जैसे हम बोले कि हम आधे डिबेंचर ही कन्वर्ट करेंगे, इशू के टाइम पे बता दें कि रिडम्पशन के टाइम पे आप अपने डिबेंचर कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन सारे नहीं, सिर्फ 40% या 60%। और फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जिनको हम पूरा ही कन्वर्ट कर जिनको कि हमने ऑप्शन दिया कि वो सारे के सारे डिबेंचर्स अपने कन्वर्ट करा सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल जिनको मैच्योरिटी पे उनका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा, शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। नाउ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसको ट्रस्टीज अपॉइंट करने होते हैं। वो ट्रस्टीज इसलिए होते हैं कि वो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, उनका इंटरेस्ट प्रॉपर टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी कहीं डूब तो नहीं रही, टाइम पे उनका रिपेमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ट्रस्टीज होते हैं वो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं कंपनी के अंदर। तो कोई कंपनी अगर डिबेंचर इशू कर रही है तो उसको ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ते हैं और एक ट्रस्ट डीड जो है एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। तो ट्रस्टीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, जो ट्रस्ट डीड में उनको पावर दी गई है उसके उससे। ट्रस्ट डीड में पावर्स होती हैं ट्रस्टीज की, तो दैट इज कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। इसके बाद बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को दिखाते कहाँ हैं, तो जो वर्टिकल फॉर्म में कंपनी की बैलेंस शीट बनती है आपको पता ही है। ऊपर आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, उसके अंदर फर्स्ट हेड शेयर होल्डर, उसके अंदर फर्स्ट हेड है आपका शेयर होल्डर फंड। सेकेंड हेड है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो फर्स्ट सब हेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके अंदर हम इसको दिखाते हैं। तो मेन बैलेंस शीट में तो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे नोट नंबर डाल के अमाउंट दिखा देंगे, और फिर ये जो डिबेंचर्स की डिटेल है ये नोट्स टू अकाउंट में होगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के जो नोट्स टू अकाउंट होगा ये देखिए यहाँ पे शो कर रखा है। ये इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1 10 लाख। इसके बाद जब नीचे नोट्स टू अकाउंट पे गए लॉन्ग टर्म बोरोइंग के, तो वहाँ शो कर दिया कि ये जो 10 लाख है 10,009% डिबेंचर है 100 रुपीज़ वाले। तो इस तरीके से डिबेंचर्स को कंपनी की बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, और नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जब नोट्स टू अकाउंट बनेगा तो उसमें शो कर देंगे कितने डिबेंचर हैं, कितना परसेंट है, कितना अमाउंट है। ठीक है भाई, बोलो भाई ठीक है। अगर डिबेंचर्स की अगर डिबेंचर जैसे 10 ईयर्स के लिए हमने डिबेंचर इशू करे हैं, तो जब 10th ईयर आ जाएगा तो फिर डिबेंचर हमें रिडीम करने हैं, तो वो डिबेंचर करंट लायबिलिटी बन जाएंगे, क्योंकि 10th ईयर आ गया अब तो इसी ईयर में पे करना है, लेस देन 1 ईयर बचा है, तो फिर वो करंट लायबिलिटी के अंदर चले जाएंगे। तो करंट लायबिलिटी के कौन से हेड में जाएंगे, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर उनको शो करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसा बोलते हैं इसको। ये देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1 10 लाख, और इसके बाद इसका जो नोट्स टू अकाउंट बना शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का, उसमें 10,009% डिबेंचर 100 ईच 10 लाख। तो इस तरीके से ये आपका शो होता है भाई बैलेंस शीट में। एक मिनट, ये देखिए, नहीं वो वाला नहीं, ये देखिए आप, वो तो शॉर्ट पीरियड के लिए था। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए इशू करें, मैं हेडिंग पढ़ लेता हूँ एक बार।
Debenture when short-term borrowing. Debenture are classified shown in the balance sheet under the head current liability and subhead short-term borrowing when they are due for redemption within the 12 months from the date of the balance sheet or within the period of operating cycle if the operating cycle less than the 12 months. When debenture are long-term borrowing or short-term borrowing, it is determined on the date of the issue of debenture. ये देखिए जो मैं 10th ईयर की बात कर रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, करेक्ट कर रहा हूं मैं अपने आप को। अगर डिबेंचर का जैसे 10 ईयर के लिए है और 10th ईयर आ गया है, 10 ईयर के लिए डिबेंचर है और 10th ईयर आ गया है, तो करंट लायबिलिटी में तो शो करेंगे, लेकिन अदर करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। करंट लायबिलिटीज के अंदर, एक मिनट बच्चों, ये देखिए, तो अगर डिबेंचर 10 ईयर्स के लिए और 10th ईयर आ गया है, तो फिर उनको नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं, करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, नोट नंबर 1। और जब इसका नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे अदर करंट लायबिलिटीज का, तो उसमें दिखाएंगे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और 1009% डिबेंचर 100 ईच। इस तरीके से शो करते हैं। जब मैच्योरिटी वाला ईयर आ जाता है तो उस नॉन करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी में बदल देते हैं डिबेंचर्स की, और करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज में शो करते हैं। और फिर अदर करंट लायबिलिटीज का नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट शो करके और इस तरीके से शो किया जाता है। बोलो भाई, क्लियर है?